दोस्तों नमस्कार। अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का विषय रहेगा विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य, यानी दक्षिण भारत के इतिहास को आज अपने अध्ययन का विषय बनाते हैं। शुरू करते हैं दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, ये NCERT बेस्ड वीडियो है। NCERT कक्षा 11 की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है वो भी NCERT पर आधारित है और उसी बुक को यहाँ PDF के माध्यम से अपने पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम आप सभी जानते हैं और जो चैनल है अपना, इस चैनल का नाम है RANVER FULEJI। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिकतम लोगों से सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। ठीक है, यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक नाम है दक्षिणी भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, अब आती है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है और कौन करता है? मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो व्यक्ति थे जिन्होंने विजयनगर यानी दक्षिणी भारत में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। याद हो गया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का। कब की थी? 1336 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के गद्दी पर बैठने के समय तक दक्षिणी भारत का काफी बड़ा भाग दिल्ली की सुल्तान शाही के अधीन आ गया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो भी है, मोहम्मद बिन तुगलक, वो केंद्रीय गद्दी यानी दिल्ली में जब बैठा था उसमें दक्षिणी भारत का भी काफ़ी हिस्सा उसी के अधीन आ गया था। किंतु अभी तक जो राज्य बच गए थे उसमें कंपीली तथा द्वार समुद्र प्रमुख थे, यानी केंद्रीय सत्ता से अभी भी बचे हुए क्षेत्र थे। तो कंपीली, दूसरा द्वार समुद्र। कंपीली के सुप्रसिद्ध राजा कंपिल देव थे। कंपीली के राजा कौन थे? कंपिल देव। साहस व दृढ़ता के साथ लड़ता हुआ 1327 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हो गया। यानी कंपीली और जो द्वार समुद्र बच गए थे उसमें कंपीली के राजा की भी पराजय हो गई थी। वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कब? 1327 ईस्वी में। कंपिल देव की रानियों तथा परिवार की अन्य महिलाओं ने जोहर व्रत का पालन किया। जोहर का व्रत का पालन मतलब जब शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे कंपिल देव, तब उनकी रानियों के द्वारा जोहर किया गया। कंपीली के पतन के साथ ही मुस्लिम शासन से दक्षिण को मुक्त करने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए थे। दक्षिण भारत में स्थान स्थान पर होने वाला विद्रोह कंपीली राज्य में भी फैल गया। कंपीली का सूबेदार मलिक मोहम्मद इस समय बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। इसका मतलब ये एक मुस्लिम साम्राज्य था और केंद्रीय सत्ता के अधीन करने का प्रयास था। उसी समय कंपीली का सूबेदार था मलिक मोहम्मद। कौन था कंपीली का सूबेदार? मलिक मोहम्मद था। वह इस समय बड़ी मुसीबत में आ गया था। उसने सुल्तान को सूचना दी कि उस देश में उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया, जिसके जी में जो आता है करता है और उसके पक्ष में कोई नहीं, क्योंकि जो उसके शासक थे कंपीली के, कंपिल देव, उसको तो हत्या कर दी गई थी। उसका सूबेदार बनाया गया था मलिक मोहम्मद को, और मलिक मोहम्मद ने सूचना दी कि उसमें यहाँ विद्रोह हो रहा है। फिर जो सूबेदार मलिक मोहम्मद ने केंद्रीय सत्ता को सूचना क्या दी कि उसके खिलाफ जगह जगह विरोध हो रहा है। कंपीली राज्य में फैले इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दो भाइयों हरिहर और बुक्का को दक्षिण में भेज दिया। मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के सम्राट था, उसने उस विद्रोह को दबाने के लिए दो भाई थे जिनका नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। इन दोनों को क्या है, दक्षिण में भेज दिया था केंद्रीय सत्ता के द्वारा। मलिक मोहम्मद है वो कंपीली का सूबेदार बनाया गया था। उसके बाद में वहाँ अराजकता का माहौल हो गया था। उस अराजकता के माहौल की सूचना जब केंद्रीय सत्ता यानी मोहम्मद बिन तुगलक को मिलती है दिल्ली में, तब मोहम्मद बिन तुगलक उस विद्रोह को दबाने के लिए दो भाई जिनका नाम है हरिहर और दूसरे का नाम है बुक्का, इन दोनों भाइयों को दक्षिण में भेजते हैं और इन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। हरिहर और बुक्का, इसके बारे में बताया गया क्या है, हरिहर और बुक्का कौन थे, क्या इनका योगदान था, वो इसमें पढ़ने का अवसर मिलेगा।
कंपीली पर मुस्लिम अधिकार के समय ही हरिहर व बुक्का को बंदी बना करके दिल्ली ले जाया गया था। यानी जब कंपीली में मुस्लिम साम्राज्य था उस समय हरिहर बुक्का जो कि वहाँ के मूल निवासी थे उनको दिल्ली ले जाया गया था, जहाँ इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। दोनों को कंपीली भेजने के पहले सुल्तान ने उनसे निष्ठा की शपथ ली, यानी उनके कर्तव्य परायणता की परीक्षा ली थी। भी वहां जाकर के आप सुल्तान का विरोध नहीं करके सुल्तान के पक्ष में ही कार्य करेंगे। स्थानीय लोगों ने अत्यंत उत्साह से दोनों भाइयों का स्वागत किया और उन्होंने जल्दी इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर दी। यानी हरिहर और बुक्का जो कि केंद्रीय सत्ता उस समय कौन थी, मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में थी। इन दोनों ने दक्षिण भारत में जाकर के जो अराजकता का माहौल था उसको शांत कर दिया, क्योंकि एक तो वो स्थानीय थे और दूसरे अनुभवी थे। सन 1336 ईस्वी में संत विद्यारण्य के उपदेशों से प्रेरित होकर हरिहर और बुक्का ने पुनः हिंदू धर्म को अपना लिया। पहले तो वो केंद्रीय सत्ता यानी मुस्लिम सत्ता के अधीन आकर के इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करते मुस्लिम धर्म अपना लिया, जो एक दबाव में लिया गया निर्णय था। लेकिन जैसे ही इनको दक्षिण में भेजा गया तब इनका सानिध्य एक संत के चरणों में होता है और उस संत का नाम है विद्यारण्य। उनके सानिध्य से 1336 में पुनः प्रेरित होकर के अपने मूल धर्म यानी हिंदू में वापस लौट आई तथा एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की, जो विजयनगर के शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। ठीक है। हरिहर बुक्का तथा 3 अन्य भाई संगम के बेटे थे। यानी हरिहर बुक्का और 3 अन्य भाई थे, यानी कुल मिला के 5 भाई हो गए। इनके पिताजी का नाम था संगम। हरिहर बुक्का और 3 अन्य भाई थे। इन तीनों के पिताजी का नाम क्या था? 5 के पिताजी का नाम था संगम, जिन्होंने जिस वंश की स्थापना की और उस वंश का नाम था संगम वंश। समझ में आ गई? संगम वंश में संगम क्या चीज है? संगम वंश हरिहर और बुक्का और उसके अलावा उनके 3 भाई थे, इन तीनों के और 2 वो हरिहर बुक्का, यानी कुल मिला के 5 के पिता थे संगम, और उन्हीं के द्वारा जो वंश चलाया गया वो कहलाया संगम वंश। इसके बाद में अन्य वंश कौन कौन से चलाए गए याद कर लो। पहला है सलू वंश, दूसरा है तुलु वंश, तीसरा है अरविडू। कौन कौन से? सुलु, तुलु और अरविडू, ये 3 वंश है वो भी इसके द्वारा चलाए गए थे। ये क्रमश है विजयनगर साम्राज्य पर चलाए गए। संगम वंश के बाद के बारे में बात करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में जो वंश चले उनमें प्रथम वंश का नाम है संगम वंश, दूसरा सलू, तीसरा तुलु और चौथा है अरविडू। क्रम याद कर लो, एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला कौन सा वंश है? संगम, दूसरा सुलु, तीसरा तुलु और चौथा अरविडू। ये इनका क्रम है। अब पढ़ लेते हैं संगम वंश के बारे में। ठीक है, क्या था संगम वंश? पहली बात, संगम कौन था? संगम हरिहर बुक्का और उनके जो 3 अन्य भाई थे उनके पिता थे संगम, और उन्हीं के नाम से वंश चलाया गया, वो कहलाया संगम वंश। संगम वंश कब से कब तक रहा? 1336 से लेकर के 1486 ईस्वी, यानी 1336 से लेकर के 1486 ईस्वी तक ये रहा संगम वंश। अब प्रथम कौन है संगम वंश के संस्थापक? हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम के द्वारा संगम वंश के नींव रखी गई एक तरह से, और वह प्रथम शासक था हरिहर प्रथम, जिसने 1336 ईस्वी से लेकर के 1358 ईस्वी तक शासन किया। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस वंश की नींव रखी जाती है उसका प्रथम शासक हमेशा अतुल्य माना जाता है। तो हरिहर प्रथम कौन था? 1336 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक संगम वंश का प्रथम शासक था। ठीक है। हरिहर और उसके 2 भाइयों ने अपने राज्य की सीमाओं के विस्तार और रक्षा में अत्यंत उत्साह का प्रदर्शन किया। नवोदित विजयनगर राज्य के समक्ष अनेक आरंभिक कठिनाइयां थी, क्योंकि हर जो नया राज्य होता है उसके समकक्ष अनेक कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। तो विजयनगर साम्राज्य के समक्ष भी इस प्रकार की कठिनाइयां आई थी। वारंगल राज्य का संस्थापक था कापी नामक उनका मित्र प्रोल्य वेम, होयसल का वीर वलाल तृतीय और देवगिरी का सूबेदार कुतलुग खां उनके विरुद्ध हो गए थे। नया नया साम्राज्य था, उनके विरुद्ध
अनेक लोग हो गए थे। एक तो वारंगल राज्य का संस्थापक कापी, क्या नाम था? वारंगल जो स्टेट था उनका शासक था कापी, वो उनके खिलाफ हो गया था। और वारंगल राज्य के काफी थे, उनका मित्र था प्रोल्यवेम, वो भी उनके खिलाफ हो गया था। होयसल का राजा था। इसके बाद में देखो, पहला आता है वीर वारंगल राज्य का संस्थापक काफी, उसका मित्र था प्रोल्यवेम। तीसरा होयसल का वीर वल्लाल तृतीय और देवगिरी का सूबेदार कुतलुग खां। 4 लोग थे उस समय उनके खिलाफ हो गए थे। ये सबसे बड़ी समस्या थी किसके सामने? विजयनगर साम्राज्य के सामने। एक तो नवोदित था, दूसरा विद्रोहियों की संख्या अधिक हो गई थी, ज़्यादा अनुभव नहीं था, इसलिए ये एक विकट समस्या थी किसके सामने? विजयनगर साम्राज्य के सामने। तो कौन कौन थे एक बार रिपीट कर देते हैं उन नवोदित राज्य के समक्ष आने वाली कठिनाइयों में। वारंगल राज्य का संस्थापक कापी, वारंगल राज्य का संस्थापक कौन था? कापी। और उस कापी का मित्र था प्रोल्यवेम। तीसरा होयसल का वीर वल्लाल तृतीय, देवगिरी का सूबेदार कुतलुग खां। ये चारों के चारों उनके विरुद्ध हो गए थे। हरिहर प्रताप ने इन कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए एक विस्तृत राज्य की स्थापना की। इन सभी का मुकाबला किया, लेकिन एक विस्तृत राज्य की नींव रखने के लिए कठिनाइयां आती है। इन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए एक विस्तृत यानी विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी हरिहर ने। कौन सा हरिहर था? हरिहर प्रथम। 1332 ईस्वी में मदुरा के सुल्तान ने वीर वल्लाल तृतीय की हत्या कर दी। जो उनका दुश्मन था होयसल का वीर वल्लाल तृतीय, उसकी हत्या कर दी थी 1342 ईस्वी में मदुरा के सुल्तान ने। इसमें होयसल राज्य बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि उनके सुल्तान की हत्या हो गई तो उस राज्य का केंद्रीय सत्ता है वो कमजोर हो गई थी। मदुरा और विजयनगर राज्य में होयसल राज्य पर कब्जे के लिए संघर्ष छिड़ गया। यानी मदुरा ने तो हत्या कर दी थी किसकी? वीर वल्लाल तृतीय की। उसकी हत्या के बाद में क्या होता है? मदुरा राज्य का अधिकार कर लेना चाहता है, ठीक है, कहाँ पे? होयसल पर। इसी प्रकार विजयनगर साम्राज्य वो भी अपने विस्तार के उद्देश्य से वो भी होयसल पर कब्जा करना चाहता है। तो इन एक ही क्षेत्र पर 2 अलग अलग राज्य अपना अधिकार करना चाहते हैं, तो उसमें जो संघर्ष है वो अवश्यंभावी हो जाता है। और इसी को लेकर के मदुरा और विजयनगर साम्राज्य कब्जे के लिए संघर्ष छिड़ जाता है। दोनों में संघर्ष किस किस के बीच में छिड़ता है? एक तो मदुरा एक साम्राज्य है, दूसरा विजयनगर। इन दोनों में होयसल राज्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि होयसल के राजा को मार दिया था मदुरा के राजा ने, ठीक है, मदुरा का जो सुल्तान था उसने होयसल के राजा वीर कलाल तृतीय की हत्या कर दी। इस वजह से मदुरा का लगभग अधिकार हो गया था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य ने अपने साम्राज्य विस्तार नीति का पालन करते हुए कहा कि होयसल उसका है। इसका मतलब एक ही राज्य पर 2 अलग अलग सत्ताएं काबिज होना चाहती थी, और इसी को लेकर के मदुरा और विजयनगर में क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है। 1346 ईस्वी तक विजयनगर ने संपूर्ण होयसल राज्य पर अधिकार कर लिया। इसका मतलब विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वो काफी शक्तिशाली था, और 1346 ईस्वी तक संपूर्ण होयसल राज्य पर कब्जा कर लेता है। इसका मतलब मदुरा और विजयनगर में अंतिम रूप से विजय किसको मिलती है? विजयनगर साम्राज्य को। इस तरह दिल्ली के सुल्तान के विश्वस्त जो दक्षिण में उसकी सत्ता को पुनर्स्थापित करने के लिए भेजे गए थे, वही इतिहास में एक सबसे बड़े हिंदू राज्य, जिसने बाद में इस्लाम के हमलों से प्राचीन हिंदू संस्कृति की रक्षा में अत्यंत प्रमुख रूप से भाग लिया, के संस्थापक बन गए। यानी जो पहले मुस्लिम साम्राज्य को बचाने के लिए दक्षिण में भेजे गए थे, उन्होंने अपने मूल धर्म यानी जो हिंदू धर्म के मूल शासक थे या व्यक्ति थे, इन्होंने अपने मूल धर्म को वापस अपना लिया था और हिंदू धर्म के प्रचार के लिए और हिंदू साम्राज्य की विस्तार के लिए दक्षिण भारत में काफ़ी अधिक स्थापित कर दिया था, और जो विजयनगर साम्राज्य है उसको विस्तार करते हुए एक चैलेंज कर दिया था मुस्लिम संस्कृति को। 1356 ईस्वी में हरिहर की मृत्यु हो गई थी। यानी जो हरिहर प्रथम जो संस्थापक था संगम वंश का, उसकी मृत्यु हो गई थी। कब हो जाती है मृत्यु?
1356 ईस्वी में। समझ में आ गई? 1336 से लेकर के 1356 ईस्वी तक रहता है कौन? हरिहर प्रथम। और 1356 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ये एक मैप बना हुआ है 15वीं शताब्दी का, देख सकते हैं PDF के माध्यम से। वो PDF अपने इसमें अटैच कर देंगे। उसके बाद में आते हैं बुक्का प्रथम। हरिहर प्रथम की मृत्यु के पश्चात हरिहर के बाद में बुक्का, हरिहर और बुक्का दो तो मिलकर के दक्षिण भारत में भेजे जाते हैं। उन दोनों भाइयों में से हरिहर की मृत्यु के पश्चात उसका दूसरा भाई बुक्का आता है, इसलिए बुक्का प्रथम 1356 ईस्वी में दूसरा शासक बनता है विजयनगर साम्राज्य का, जो कि 1377 ईस्वी तक रहता है। 1356 से लेकर के हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद में 1356 ईस्वी में बुक्का बनता है और 1377 ईस्वी तक शासन करता है। हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम सिंहासन पर बैठा। इसके समय में बहमनी विजयनगर संघर्ष प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? बहमनी और विजयनगर के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। ये भी पूछ सकते हैं, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में जो संघर्ष होता है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बुक्का प्रथम के समय। कब होती है? बुक्का प्रथम के समय बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। विजयनगर राज्य की गिनती अत्यंत धनी राज्यों में हुआ करती थी, अतः बहमनी व विजयनगर संघर्ष के प्रमुख कारणों में संपत्ति, दक्षिण में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना और तुंगभद्रा व कृष्णा नदियों के बीच का उपजाऊ 2 आब का क्षेत्र था। यानी इनको प्राप्त करने के लिए सीधी बात है अपना साम्राज्य विस्तार करना और धन को प्राप्त करना दोनों ही राज्यों का मुख्य उद्देश्य था। और दोनों ही राज्य अगर एक ही उद्देश्य के लिए, एक ही वस्तु के लिए भाग लेते हैं तो उसमें संघर्ष होना लाजमी है। तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में जो संघर्ष शुरू हुआ वो बुक्का प्रथम के समय शुरू होता है। किसके लिए होता है? एक तो विजयनगर साम्राज्य है वो काफ़ी उपजाऊ था, दूसरा तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो दोआब का क्षेत्र है उसको प्राप्त करने के लिए विजयनगर संपत्तिशील था और दक्षिण में श्रेष्ठता स्थापित करनी थी। आपसी संघर्ष में बहुत बर्बादी का सामना करना पड़ा। 1358 से 1375 ईस्वी के बीच हुए 3 युद्धों में बुक्का को सफलता नहीं मिली। यानी 1358 से लेकर के 1375 में कितने युद्ध हुए? किसके बीच में? बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में 3 युद्ध हुए, लेकिन तीनों में ही विजय श्री काफी दूर रही। किससे? बुक्का प्रथम से। याद कर लो, 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन करता है बुक्का प्रथम और 1358 से लेकर के, यानी उसके शासन से 2 साल बाद में से लेकर के और शासन के 2 साल पहले तक कुल 3 युद्ध होते हैं बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में और किसी में भी सफलता नहीं मिलती है बुक्का प्रथम को। ठीक है। उसके शासन का सबसे उल्लेखनीय कार्य यह रहा कि उसने उसके पुत्र कंपन ने मदुरा के सुल्तान शाही को पलट दिया था। यानी बुक्का प्रथम का पुत्र था कंपन, उसने क्या किया? मदुरा की सुल्तान शाही को उल्ट दिया था। उसकी इस सफलता से प्रभावित होकर आसपास के हिंदू सरदारों ने स्वेच्छा से विजयनगर की अधीनता स्वीकार कर ली। आसपास के जो हिंदू सरदार थे उन्होंने क्या किया? अपनी इच्छा से ही विजयनगर की अधीनता स्वीकार कर ली। बुक्का के शासनकाल में विदेशी मामलों में सबसे अच्छा कदम चीन में एक दूत भेजना रहा। बुक्का ने क्या किया? विदेशी मामलों को प्रचार करते हुए चीन में अपना दूत भेज दिया। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार हरिहर प्रथम द्वारा शुरू किया गया कार्य बुक्का प्रथम के शासन में भी जारी रहा। बुक्का प्रथम एक वीर योद्धा था जिसने लगभग पूरे दक्षिणी भारत को विदेशी शासन से मुक्त करा दिया। एक विशाल क्षेत्र में उसकी सार्वभौमिकता को मान्यता मिली। बुक्का के शासन का वर्णन करते हुए फरिश्ता लिखता। फरिश्ता कौन है? फरिश्ता एक लेखक है, एक राइटर है, याद कर लेना। बुक्का के शासन का वर्णन करते हुए फरिश्ता क्या लिखते हैं कि बहमनी राज्य के राजकुमारों ने अपनी श्रेष्ठता केवल अपनी शक्ति के बल पर बनाए रखी, क्योंकि शक्ति, संपत्ति और राज्य के विस्तार में विजयनगर के राजा उनसे कहीं आगे थे। विजयनगर और बहमनी राज्यों के बारे में कौन लिख रहा है? फरिश्ता लिख रहा है। क्या लिखता है? बहमनी वंश के राजकुमारों ने अपनी श्रेष्ठता केवल अपनी शक्ति के बल पर बनाए रखी। यानी
बहमनी राज्य के शासकों ने कहा उनके पास शक्ति अधिक है और शक्ति के बल पर ही वो लगातार श्रेष्ठता साबित करते रहेंगे और करते रखे, क्योंकि शक्ति, संपत्ति और राज्य के विस्तार में विजयनगर के राजा उनसे कहीं आगे थे। बुक्का प्रथम ने वेद व अन्य धार्मिक ग्रंथों पर नवीन टीकाएं लिखवाई तथा तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। बुक्का प्रथम था, उसने किसकी उपाधि धारण की? याद कर लो, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम कौन था? विजयनगर साम्राज्य का दूसरा संस्थापक यानी दूसरा शासक। हरिहर प्रथम था। हरिहर प्रथम के पश्चात उसका दूसरा भाई आता है बुक्का प्रथम, और बुक्का प्रथम का ही नाम था वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। क्या नाम है? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, यह उसकी उपाधि थी। अब आता है हरिहर द्वितीय। बुक्का प्रथम की मृत्यु के पश्चात आता है हरिहर द्वितीय। हरिहर प्रथम था, वो संस्थापक था। बुक्का प्रथम आता है, उसके पश्चात हरिहर द्वितीय आता है, जिसका टाइम पीरियड रहता है 1377 ईस्वी से लेकर के 1404 ईस्वी तक। बुक्का प्रथम के पुत्र हरिहर द्वितीय ने अपने 27 वर्ष के शासनकाल में समूचे दक्षिणी भारत में विजयनगर की प्रधानता को सुदृढ़ता प्रदान की। उसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधियां धारण की। यानी जो हरिहर द्वितीय है उनके द्वारा धारण की गई उपाधियां कौन कौन सी थी? पहली महाराजा धीराज, दूसरी राज परमेश्वर। इन उपाधियों को धारण किया था हरिहर द्वितीय ने। वह एक महान योद्धा तथा विजेता था। उसने कनार, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची इनको जीत करके विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। इसका मतलब हरिहर द्वितीय ने अपने साम्राज्य का काफी विस्तार किया। किस किस को जीता? कनार, मैसूर को, त्रिचन्नापल्ली, कांची, इन क्षेत्रों को जीत करके विजयनगर साम्राज्य में शामिल करा लिया। ये कौन है? ये उनके पुत्र है। ठीक है, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के पुत्र है विरूपाक्ष। हरिहर द्वितीय के पुत्र है जिसका नाम क्या था? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष ने दक्षिण में श्रीलंका तक धावा बोल उसे कर देने वाला राज्य बना दिया। यानी श्रीलंका से भी कर लेना प्रारंभ कर लिया था। विरूपाक्ष कौन था? हरिहर द्वितीय का पुत्र। इसने क्या किया? विरूपाक्ष ने दक्षिण तक अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए उस पर धावा बोल दिया, कर देने वाला राज्य बना लिया। इसका मतलब वहां भी टैक्स वसूला करता था। कौन? विरूपाक्ष। बहमनी राज्य में सुल्तान मुहम्मद द्वितीय तक शांति रही। बहमनी राज्य में सुल्तान द्वितीय तक शांति रही, किंतु उसकी मृत्यु के बाद पुनः संघर्ष आरंभ हो गया। यानी जो कौन था सुल्तान उस समय बहमनी राज्य का? मुहम्मद द्वितीय। वहां तक तो शांति रहती है, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो संघर्ष पुनः प्रारंभ हो जाता है। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई। हरिहर द्वितीय का काल कौन सा रहता है? 1377 से लेकर के 1404 ईस्वी में। ठीक है, काफी विस्तार करता है। उसका पुत्र है वो, उसमें विरूपाक्ष काफी योगदान देता है, श्रीलंका तक से कर वसूल कर लेता है। उसके पश्चात आता है देवराय प्रथम। इनका नाम जरूर लिख लें एक वंश वृक्ष के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में, तो काफी सहयोग मिलेगा। देवराय प्रथम। हरिहर द्वितीय की मृत्यु के पश्चात, हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकारों के लिए लेकर के संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई तो उनके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष तो होना था। सबसे पहले विरूपाक्ष सिंहासन पर बैठा, क्योंकि विरूपाक्ष उस समय काफी सक्रिय था। जब हरिहर द्वितीय शासक था तो सबसे पहले विरूपाक्ष गद्दी पर बैठा। उसे बुक्का द्वितीय ने हटाकर के 2 वर्ष तक शासन किया। उसे बुक्का द्वितीय ने हटाकर के 2 वर्ष तक शासन किया। अंत में देवराय प्रथम सिंहासन पर बैठा। यानी सबसे पहले विरूपाक्ष, विरूपाक्ष के बाद में बुक्का द्वितीय, बुक्का द्वितीय के बाद में देवराय प्रथम, वो सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, 1406 से 1407 ईस्वी में बहमनी राज्य के साथ युद्ध छिड़ गया। 1406 से लेकर के 1407 ईस्वी में
बहमनी राज्य के साथ विजयनगर साम्राज्य का युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें उसे शांति स्थापित करने के लिए सुल्तान से समझौता करना पड़ा। देवराय प्रथम को उसकी जनकल्याणकारी परियोजनाओं, जिनमें राज्य में सिंचाई को बढ़ावा देना तथा तुंगभद्रा व हरिद्रा नदियों पर बांध बनवाने के लिए याद किया जाता है। यानी इन नदियों पर बांध बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तुंगभद्रा और जो हरिद्रा नदियां, इन पर बांध बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? देवराय प्रथम को। इतालवी यात्री निकोलो दे कोंती उनके शासनकाल में विजयनगर आया था। यानी इटली का राजा था, इटली का एक यात्री था। क्या नाम था? निकोलो दे कोंती। किसके समय आया था? देवराय प्रथम के समय। याद कर लो, इटली का शासक, जिसको इतालवी कहते हैं, इतालवी लैंग्वेज, इटालियन जिसको कह सकते हैं। यात्री कौन था? निकोलो दे कोंते। कौन था? इटली का यात्री निकोलो दे कोंते। वह विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम के समय भारत में आया था। उसने क्या लिखा? देवराय प्रथम भारत के अन्य राजाओं से अधिक शक्तिशाली था। ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है इटली का लेखक है निकोलो दे कोंते। निकोलो दे कोंते क्या लिख रहा है कि देवराय जो प्रथम है, देवराय प्रथम, वह अन्य राजाओं से शक्तिशाली था। 1442 ईस्वी में देवराय प्रथम का निधन हो जाता है। 1422 ईस्वी में, 1442 नहीं है, 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम का निधन हो जाता है। समझ में आ गई? अब चलते हैं देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम के बाद में देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम के बाद उसका पुत्र रामचंद्र सिंहासन पर बैठा। देवराय प्रथम की मृत्यु हो गई थी 1422 ईस्वी में, तब उसका पुत्र कौन बैठता है? रामचंद्र। और उसके बाद दूसरा पुत्र विजयराज 1426 ईस्वी में शासक बना। यानी देवराय प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है 1422 ईस्वी में, तब उसका पुत्र रामचंद्र पहले सिंहासन पर बैठता है। लेकिन 4 साल बाद उसका दूसरा पुत्र जो विजयराज है, वो 1426 ईस्वी में शासक बना। 1426 ईस्वी में विजयराज का पुत्र देवराय द्वितीय सिंहासनारूढ़ हुआ। 1426 ईस्वी में विजयराज का पुत्र, विजयराज जो है उसका पुत्र देवराय द्वितीय सिंहासनारूढ़ हुआ। बहमनी सुल्तानों के साथ लगातार संघर्षों से उसने यह निष्कर्ष निकाला कि उसे अपनी सेना में बेहतर घोड़े और धनुर्धर शामिल करने चाहिए। सेना को ठोस व मजबूत बनाने के लिए 2000 मुसलमान घुड़सवार व तीरंदाज भर्ती किए। यानी सेना मजबूत हो, इसलिए क्या किया इन्होंने? 2000 मुसलमान घुड़सवार, तीरंदाज भर्ती किए, ताकि हिंदू सैनिक उनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। इसका मतलब उनको लगा जो मुस्लिम में घुड़सवार और तीरंदाज है वह काफ़ी अनुभवी हैं, और उनके अनुभव का लाभ लेकर के हिंदू जो घुड़सवार और तीरंदाज है वो पारंगत हो सकें, वो प्रशिक्षण ले सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने 2000 मुस्लिम घुड़सवारों और तीरंदाजों को शामिल किया। देवराय द्वितीय ने अपनी सेना को पूर्ण सुसज्जित कर तुंगभद्रा नदी पार कर बहमनी सुल्तान के साथ 3 भीषण युद्ध किए। देवराय द्वितीय ने क्या किया? किस नदी को पार करके? तुंगभद्रा नदी को पार किया और बहमनी सुल्तान के साथ 3 युद्ध किए, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सेनाएं वर्तमान सीमाओं को कायम रखने के लिए तैयार हो गई। यानी भयंकर युद्ध हुआ, दोनों पक्षों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में समझौता करना पड़ा कि जो वर्तमान की सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उन्हें कोई मान लिया जाए, और उसी पर सहमत हो गए। देवराय द्वितीय संगम के महानतम शासकों में था। संगम वंश के जो महानतम शासक थे, बहुत ही बड़े शासक थे, उसमें देवराय द्वितीय भी शामिल था। उसे गजबेटकार, क्या नाम था? गजबेटकार की उपाधि प्रदान थी। ये पूछ सकते हैं गजबेटकार की उपाधि किसे प्राप्त थी? गजबेटकार की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो देवराय द्वितीय संगम वंश का शासक। हरिहर प्रथम के द्वारा जो संगम वंश स्थापित किया गया था अपने पिता के नाम से, उसी वंश का देवराय द्वितीय गजबेटकर के उपाधि से नवाजा गया। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं गजबेटकर का। एक अर्थ में उससे हाथियों जैसे बलवान शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी, और दूसरा यह कि वह आदतन हाथियों का शिकारी था। 2 था, एक तो शक्तिशाली शत्रु जो हाथी के समान शक्तिशाली थे,
उन पर विजय प्राप्त कर ली। दूसरा सामान्य भाषा में कह सकते हैं वह हाथी का शिकार किया करता था, इसी कारण उसे गज बेटकार कहते थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो स्वयं इसके शासनकाल में विजयनगर आया था, इसका मतलब देवराय द्वितीय के समय कौन सा यात्री विजयनगर आया था? तो फारस का यात्री था अब्दुल रज्जाक। यह भी पूछ सकते हैं अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में आया था? वह था विजयनगर साम्राज्य संगम वंश देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। कहाँ का यात्री था? फारस का। क्या नाम था? अब्दुल रज्जाक। उसने पुष्टि की है कि समूचे दक्षिण भारत पर देवराय का दबदबा था, यानी वह देवराय के साम्राज्य का बखान कर रहा है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य के वैभव का वर्णन करते हुए लिखता है कि विजयनगर शहर किस प्रकार वर्णन करता है विजयनगर साम्राज्य का अब्दुल रज्जाक जो फारस से आया था। वह लिखता है कि विजयनगर शहर ऐसा है जैसा ने आंखों से देखा न कानों से सुना कि संसार में उसके जैसा कोई है। मतलब अतुल्य शहर माना गया विजयनगर को। देवराय द्वितीय के शासनकाल में सभी धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। देवराय द्वितीय केवल धर्मांध नहीं था बल्कि सभी धर्मों को समान अधिकार प्रदान किया था। इसी कारण उन्होंने अपनी सेना में मुस्लिम जो लड़ाका थे उनको शामिल किया। अब्दुल रज्जाक जैसे जो कि विदेशी मुस्लिम थे, इन्होंने उस समय धार्मिक यात्रा की। वह महान निर्माता और कवियों का संरक्षक भी था। 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय का निधन हो गया। 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय का निधन हो गया। कब हो गया? 1446 ईस्वी में देवराय द्वितीय का निधन हो गया। देवराय द्वितीय के बाद आरोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण समृद्धशाली संगम वंश का पतन की ओर अग्रसर हो गया। इसका मतलब देवराय द्वितीय काफी शक्तिशाली शासक था और उसके बाद में जो शासक आए काफी निर्बल शासक थे और अपना साम्राज्य विस्तार करने में सक्षम नहीं थे। 1485 ईस्वी में संगम वंश के अंतिम शासक प्रोधा देवराय को हटाकर अंतिम संगम वंश का शासक कौन था? 1485 ईस्वी में अंतिम शासक था प्रोधा देवराय। देखो 1485 ईस्वी में संगम वंश का अंत हो जाता है और अंतिम शासक कौन है? प्रोधा देवराय। याद हो गया? उसको हटाकर के सलू वंश का शासक है नरसिंह। यानी संगम वंश का शासक अंतिम कौन सा है? प्रोधा देवराय। प्रथम कौन है? हरिहर प्रथम। और प्रोधा देवराय अंतिम शासक था। कब तक? 1485 ईस्वी तक। और 1485 में प्रोधा देवराय जो कि संगम वंश का अंतिम राजा थे, उसको हटाकर के सलू वंश का राजा था नरसिंह, वह सिंहासन पर बैठा। सिंहासन पर बैठते हुए उसने सलू वंश की नींव डाली थी। सलू वंश का शासन कुछ समय ही चला। उसके बाद 1505 ईस्वी में तुलु वंश ने सत्ता संभाली, जिसका महानतम राजा कृष्ण देव राय था। यानी सबसे पहले संगम वंश के बाद में सलू वंश जो नरसिंह के द्वारा प्रारंभ किया गया था और काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ। सलू के बाद में तुलु वंश आया 1505 ईस्वी में, सलू 1485 में, और लगभग 20 साल तक शासन करने के बाद में सलू का अंत हो गया और 1505 ईस्वी में तुलु वंश हो गया, तुलु वंश, जिसका महानतम राजा था कृष्ण देव राय। ये भी पूछ सकते हैं कृष्ण देव राय जो दक्षिण भारत का शासक था, उसका संबंध किस वंश से है? तो उस वंश का नाम है तुलु वंश। कौन सा वंश है? तुलु वंश। अब बात करते हैं तुलु वंश की। सलू तो काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ। अब बात करते हैं तुलु वंश की। तुलु वंश में प्रथम शासक आता है नरसिंह, वीर नरसिंह। 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य के तीसरे अर्थात तुलु वंश की नींव डाली। कब डाली? 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य के तीसरे, यानी 2 वंश पहले हो चुके थे, संगम, ठीक है, और सलू के बाद में फिर तुलु आते हैं, और तुलु वंश की नींव डाली थी नरसिंह, वीर नरसिंह ने। कब? 1505 ईस्वी में। और तीसरा वंश हो गया विजयनगर साम्राज्य का। उसने बहमनी शासकों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और 1509 ईस्वी में इनका निधन हो गया। यानी वीर नरसिंह जो तुलु वंश का संस्थापक था, 1505 में जब गद्दी को प्राप्त करता है तब वह काफ़ी
वीरता दिखाता, लेकिन 1509 ईस्वी में यानी 4 वर्ष के शासन के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं कृष्णदेवराय। वीर नरसिंह के बाद में कौन आते हैं? कृष्णदेवराय, जिनका समय रहता है 1509 से लेकर के 1530 ईस्वी। कृष्णदेवराय विजयनगर के कुशलतम शासकों में था, यानी कृष्णदेवराय का संबंध जो कि तुलु वंश से था, वह विजयनगर के कुशलतम शासकों में से था। उसका युग साम्राज्य के लिए सबसे महान सफलताओं का युग था। उसके राज्यारोहण के समय साम्राज्य की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। कुछ से विद्रोही सामंत मैसूर वंश के बड़े भाग पर आधिपत्य के लिए संघर्षरत थे। उड़ीसा का गजपति शासक उसे शत्रुता रखते थे। बहमनी राज्य यद्यपि 5 टुकड़ों में बंट गया था, तथापि उत्तर में खासकर बीजापुर की ओर से पूरी शक्ति से मुसलमानों का दबाव जारी था। साथ ही पुर्तगालियों की नवोदित शक्ति, यानी जो नए नए शक्ति प्राप्त कर चुके थे, उस पुर्तगालियों के विरोध का भी उसे सामना करना पड़ा। इन सब घटनाओं के बावजूद 10 वर्षों की छोटी सी अवधि के भीतर ही कृष्णदेव ने संपूर्ण देश पर विजयनगर की सत्ता को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली। यानी जो तुलु वंश का महान शासक था कृष्णदेव राय, उसने काफ़ी कम उम्र में और काफ़ी कम अवधि में, 10 वर्षों की अवधि में ही संपूर्ण देश पर विजयनगर की सत्ता को दृढ़तापूर्वक स्थापित कर लिया। कहीं कोई विद्रोह की बात भी सोचने वाला नहीं रहा और न उसके सुविशाल राज्य के भीतर कभी कहीं कोई बड़ा असंतोष ही रहा। पुर्तगाली भी उसके दोस्त बन गए। इसका मतलब क्या था? उसकी सत्ता से, उसकी शक्ति से काफ़ी वाकिफ हो गए थे पुर्तगाली। कृष्णदेव राय काफ़ी शक्तिशाली है, उसका शक्ति के माध्यम से मुकाबला तो नहीं किया जा सकता, इसलिए कि उसके साथ दोस्ती बन करके, दोस्ती निभा करके ही साम्राज्य विस्तार किया जा सकता है, आगे की नीति बनाई जा सकती है। इसलिए पुर्तगालियों ने भी उसके साथ दोस्ती कर ली। कृष्णदेव राय ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से युद्ध कर उसे पराजित कर दिया। क्या क्या किया? बीजापुर का सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, उसको कृष्णदेव राय ने पराजित कर दिया था। कहाँ का शासक था? बीजापुर का सुल्तान। क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह। इसको पराजित कर दिया। पराजित करने के पश्चात बीजापुर अपने अधीन कर लिया। युद्ध में पराजित होने के बाद बीजापुर के सुल्तान पर कृष्णदेव राय का ऐसा आतंक छा गया, डर लग गया उसको। किसको? सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को। इस प्रकार से डर लगा कि जब तक वह जीवित रहा उसने फिर कभी इस ओर कदम उठाने का साहस ही नहीं किया। इसका मतलब कृष्णदेव राय ने आदिल शाह की हत्या नहीं की, उसे पराजित कर दिया तो वह भाग गया। और भागने के बाद में जब तक कृष्णदेव राय जिंदा रहा तब तक वापिस उसकी तरफ आंख उठाने का साहस तक नहीं किया, इतना भय था। कृष्णदेव राय की सेनाएं वारंगल व उड़ीसा को जीतकर बेलगाम तक पहुंच गई थी। कहाँ तक पहुंच गई थी? एक तो इन्होंने क्या किया, वारंगल, दूसरा बेलगाम जो कर्नाटक है वहां तक पहुंच गई थी। बीजापुर की राजधानी गुलबर्गा पर भी उनका अधिकार हो गया था। बीजापुर जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी गुलबर्गा, उसका अधिकार भी कर लिया था। हिंद महासागर में स्थित कई द्वीप उसकी अधीनता में आ गए थे। इसका मतलब न केवल भौतिक प्रदेश बल्कि जो महासागरीय क्षेत्र थे उस पर भी अधीनता स्वीकार कर ली थी, उस पर भी साम्राज्य विस्तार कर लिया था। इस प्रकार कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की शक्ति और प्रतिष्ठा पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, यानी काफी शक्तिशाली शासक हो गया था। 1530 ईस्वी में कृष्णदेव राय का देहांत हो गया था। कब हुआ था इनका देहांत? 1530 ईस्वी में कृष्णदेव राय का देहांत हो गया था। कृष्णदेव राय का देहांत कब हुआ? 1530 ईस्वी में। मूल्यांकन करते हैं कृष्णदेव राय किस प्रकार का शासक था। कृष्णदेव राय जितना महान योद्धा था उतना बड़ा राजनीतिज्ञ भी था, प्रशासक था, कला का संरक्षक था। वह तेलुगु और संस्कृत का बड़ा विद्वान था, यानी संस्कृत भाषा का भी प्रकांड पंडित था। तेलुगु का भी बहुत अच्छा ज्ञान था उसने तेलुगु, कन्नड़, तमिल विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। यानी स्वयं तो तेलुगु और संस्कृत भाषा का विद्वान था, इसके अलावा अन्य जो भाषाएं थी जिसमें तेलुगु, कन्नड़ और तमिल, इन भाषाओं के जो विद्वान थे उनको भी आश्रय प्रदान किया था। उसने स्वयं तेलुगु में आमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव राय ने क्या लिखा? आमुक्त माल्यदा। यह ग्रंथ लिखा किस भाषा में? तेलुगु भाषा में।
किस भाषा में लिखा? तेलुगु भाषा में। क्या नाम था? वापिस देखो, आमुक्तमाल्यदा। आमुक्तमाल्यदा किसके द्वारा रचित रचना है? तेलुगु भाषा में कृष्णदेवराय के द्वारा रचित रचना है। इस ग्रंथ में राजा द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासन के सिद्धांतों की व्याख्या की गई, यानी जो भी थ्योरीज है और थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स उनको लिखा गया था। किसके द्वारा? कृष्णदेवराय के द्वारा। किस भाषा में? तेलुगु में। नाम क्या था? आमुक्तमाल्यदा। प्रसिद्ध विद्वान तेनालीराम इसी के दरबार में था। जो प्रसिद्ध विद्वान तेनालीराम का नाम आता है विश्व इतिहास में, भारत के इतिहास में, तेनालीराम, वह कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था। कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाला प्रसिद्ध तेनालीराम था। यद्यपि वह हिंदू धर्म का संरक्षक था, फिर भी उसके साम्राज्य में प्रजा को अपने अपने पंथ का अनुसरण करने की पूरी स्वतंत्रता थी, यानी धार्मिक स्वतंत्रता थी उसमें। जैसा कि बारबोसा लिखते हैं, बारबोसा एक लेखक हैं, क्या नाम है? बारबोसा। बारबोसा क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि राजा ने इतनी स्वतंत्रता दी है कि हर आदमी आ जा सके और बिना किसी प्रकार की परेशानी के अपने धर्म का पालन कर सके। इसका मतलब धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी कृष्णदेवराय ने। न केवल शासक बल्कि लोग भी एक दूसरे से बराबरी और न्याय का बर्ताव करते थे। ये कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है बारबोसा। बारबोसा एक लेखक हैं। वो लिखता है कि स्वतंत्रता और समानता उसमें प्रचलित थी। हर आदमी आ भी सकता था और वहाँ जा भी सकता था। किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक पालन में धार्मिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। ये कह रहा है बारबोसा। उसके बाद में कृष्णदेवराय के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे वो ज़्यादा मजबूत नहीं थे, वो निर्बल थे, कमज़ोर थे। कृष्णदेवराय के बाद उनका छोटा भाई अच्युतराम, जिनका टाइम पीरियड रहता है अच्युतराम का 1530 से लेकर के 1542 ईस्वी, वह गद्दी पर बैठा। वह एक निर्बल शासक सिद्ध हुआ। कृष्णदेवराय का छोटा भाई क्या नाम था? अच्युतराम। कब बैठता है? 1530 से लेकर के 1542 ईस्वी वह गद्दी पर बैठा, लेकिन निर्बल साबित हुआ। उसके बाद उसका भतीजा सदाशिव राय, अच्युतराम के बाद में सदाशिव राय आता है 1542 से लेकर के 1565 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। वह नामात्र का राजा था। इसका मतलब केवल रबर स्टाम्प के रूप में कार्य किया करता था। इसका मतलब जो मूल शक्ति थी वो उसके पास नहीं थी, निर्णय लेने की क्षमता उसके पास नहीं थी। राज्य की वास्तविक शक्ति उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में थी। यानी वास्तविक शासक तो अगर देखा जाए तो राम राय था, लेकिन अंतिम सत्ता किसके रूप में मानी गई? सदाशिव राय की। सदाशिव अत्यंत महत्वाकांक्षी था, इसलिए दक्षिणी स्थित राज्यों के झगड़ों में वह सक्रिय भूमिका अदा करने लगा। 1543 ईस्वी में उसने बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा व अहमदनगर से मित्रता कर ली। 1543 में क्या होता है, क्या घटनाक्रम होता है? बीजापुर के विरुद्ध, यानी बीजापुर को जीतना चाहता है, इसलिए क्या करेगा? गोलकुंडा और अहमदनगर, ये जो साम्राज्य थे उसके साथ मित्रता स्थापित कर ली। कुछ वर्षों के उपरांत उसने अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर और गोलकुंडा के साथ दे दिया। अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर तथा गोलकुंडा का साथ दे दिया। ये अपनी एक नीति थी जिसका वो उपयोग कर रहा था। अब आ रहा है तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी, ये जो सन है उसको अपनी जो नोटबुक है उसमें ज़रूर मेंशन करें, युद्ध को एक तरफ लिखते हुए, और किसके मध्य होता है, क्या परिणाम होता है, किस सन में लड़ा गया। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। दक्षिण के मुस्लिम सुल्तानों को यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी आपसी फूट का लाभ विजयनगर साम्राज्य को मिलता है, अतः उन्होंने विजयनगर के विरुद्ध मुस्लिम राजाओं का संघ बनाने का विचार किया। यानी दक्षिण के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने सोचा विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है, इसलिए अकेले लड़ते हुए उनसे युद्ध नहीं जीत सकते, इसलिए जो भी मुस्लिम राजा है इन्होंने एक संघ बनाने का विचार किया। आपसी वैवाहिक संबंधों द्वारा संघ को सुदृढ़ता प्रदान की। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बिदर की संयुक्त सेना व विजयनगर की सेना के बीच 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा में युद्ध लड़ा गया, जिसमें विजयनगर सेना की हार हुई। इस युद्ध को उन दो गांवों के नाम पर जिनके निकट लड़ा गया
राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। राक्षस और टंगड़ी दो गांव हैं, इनके बीच में ये लड़ा गया था, इसीलिए इस युद्ध को क्या नाम कहते हैं? तालीकोटा युद्ध भी कहते हैं, राक्षस टंगड़ी युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि उस समय शक्तिशाली राज्य था कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। उसके खिलाफ जो मुस्लिम साम्राज्य छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने एक संघ बनाया जिसमें कौन कौन सी सेना शामिल थी? बीजापुर साम्राज्य की, अहमदनगर साम्राज्य की, गोलकुंडा की और बिदर की। 4 सेनाएं एक बार वापिस रिपीट करो। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर। ए से अहमदनगर, बी से बीजापुर और बी से बिदर और जी से गोलकुंडा। हो गया ना 4। इन 4 राज्यों की सेना, और एक तरफ कौन सा राज्य था? एक तरफ था विजयनगर राज्य। विजयनगर अलग था और ये चारों सेनाएं अलग थी। इन चारों सेनाओं की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध किया। कब लड़ा गया युद्ध? ये पूछ सकते हैं। तो कब लड़ा गया बताओ भाई? 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा में लड़ा गया, जिसमें विजयनगर सेना की हार हुई। ये परिणाम क्या निकला इनका? विजयनगर सेना हार गई। 2 गांवों के नाम पर युद्ध लड़ा गया, निकट लड़ा गया, जिसका नाम था, एक का नाम राक्षस, दूसरे का टंगड़ी, इसलिए इस युद्ध का नाम भी राक्षस टंगड़ी भी था। यानी तालीकोटा युद्ध कब होता है? 23 जनवरी 1565। किन के मध्य होता है? दक्षिण की संयुक्त सेना, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर एक तरफ और दूसरा विजयनगर साम्राज्य के बीच में होता है। परिणाम क्या निकलता है? विजयनगर साम्राज्य हार जाता है। कहाँ होता है? तालीकोटा नामक स्थान पर। लेकिन 2 गांव निकट है, जिनमें एक का नाम राक्षस, दूसरे का नाम टंगड़ी, इसलिए इस युद्ध का दूसरा नाम राक्षस टंगड़ी भी है। ठीक है। विजयनगर की सेना के परास्त होने पर महत्वपूर्ण कारण, युद्ध के समय 2 महत्वपूर्ण मुस्लिम सेनापतियों द्वारा साथ छोड़कर जाना था। यानी मुस्लिम सेनापति क्या थे? जो विजयनगर साम्राज्य में शामिल थे, उन्होंने अपने धर्म के शासकों का साथ देने का निश्चय किया और विजयनगर को धोखा दे दिया था। वो चले गए। राम राय को बंदी बना करके निजाम शाह ने उनका वध कर दिया। राम राय को क्या किया? बंदी बना लिया। किसने? निजाम शाह ने, और उसकी हत्या कर दी। विजयनगर में निर्ममता पूर्वक लूटपाट की गई, भयंकर खून खराबा और आतंक के जो दृश्य दिखे, उनका वर्णन भी संभव नहीं है। दक्षिण के सुल्तानों की आपसी शत्रुता के कारण विजयनगर ने फिर से अपने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध के लगभग 100 वर्ष बाद तक जीवित रहा। यानी जो राक्षस टंगड़ी युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 को, जिसको तालीकोटा युद्ध भी कहते हैं, उस युद्ध के बाद में जो शासक था वहाँ का राम राय, उसको बंदी बना लिया गया और निजाम शाह ने उसकी हत्या कर दी। फिर लूटपाट की, जिसका वर्णन करना भी संभव नहीं है। इसका मतलब काफ़ी दर्दनाक घटनाएं वहाँ घटित हुई। दक्षिण के सुल्तानों की आपसी शत्रुता, उसके बाद में क्या हुआ? दक्षिण के जो सुल्तान थे उसमें आपसी फूट हो गई। इसका फायदा फिर विजयनगर साम्राज्य ने उठाया और कुछ क्षेत्रों पर वापस काबिज हो गया। इस युद्ध के लगभग 100 वर्षों के बाद तक जीवित रहा। ठीक है। अगला वंश पढ़ने से पहले ये छोटा सा एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्या? जैसे ये दे रखा है संगम वंश। संगम वंश 1336 से 1485। हरिहर प्रथम आते हैं संगम वंश के प्रथम शासक। संगम वंश का प्रथम शासक कौन है? हरिहर प्रथम 1336 से 1356। ठीक है। उसके पश्चात बुक्का प्रथम आते हैं 1356 से 1377। इस प्रकार से एक टेबल बना लें। फिर आते हैं हरिहर प्रथम के बाद में हरिहर द्वितीय, वो है 1377 से 1404। उसके पश्चात विरूपाक्ष आते हैं, फिर बुक्का द्वितीय आते हैं, फिर देवराय प्रथम आते हैं 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक। फिर रामचंद्र का भाई आता है विजयराज 1423 से 1426। फिर देवराय द्वितीय आता है 1426 से 1446 और अंतिम रूप से प्रोदा देवराय आता है 1485 तक। ठीक है। उसके बाद में नया वंश की स्थापना हो जाती है सलूव वंश की, नरसिंह सलूव के द्वारा। कब की जाती है? 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन करता है। 1485 से 1505 ईस्वी तक सलूव वंश रहता है। उसके बाद में
1505 से 1570 ईस्वी तक तुलु वंश आता है, और तुलु के बाद में अरविड्डू वंश आता है 1570 में। वीर नरसिंह तुलु वंश के बारे में बात करें तो वीर नरसिंह प्रथम, वीर नरसिंह जिसको कह सकते हैं वीर नाहर सिंह, 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक 4 वर्षों तक शासन करता है, तुलु वंश का संस्थापक। कृष्णदेवराय जो शक्तिशाली शासक था 1509 से 1530 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद में उसका भाई अच्युतराम जो 1530 से 42 तक, फिर अच्युतराम का भतीजा सदाशिवराय 1542 से 1565 तक शासन करता है। ठीक है, तो आज अपने यहाँ तक पढ़ा है, और आगे आने वाली वीडियो में विजयनगर साम्राज्य के जो भी बचा हुआ पोर्शन है उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सबने काफ़ी समय तक मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। लेकिन एक निवेदन जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में भी किया था, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।